नमस्कार, मैं मणि सर आज आप लोगों के समक्ष भारत और चीन के बीच जो लंबे समय से चली आ रही सीमा विवाद उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह विवाद दोनों देशों के शांति और स्थिरता, सुरक्षा और विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में देखी जा रही है। ऐसा है कि जो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। देखिए, चीन और भारत एशिया की दो उभरती हुई शक्ति हैं जो भविष्य में विश्व के नेतृत्वकर्ता के राष्ट्र के रूप में उभरने की संभावना है। तो दोनों देशों के बीच एक सामंजस्य का भाव होना चाहिए। भारत अपने पंचशील नीति के माध्यम से चीन सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति का पक्षधर रहा है और भारत का यह हमेशा प्रयास रहा कि हम चीन के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित कर सकें, उसे बढ़ावा दे सकें। ये पंडित नेहरू के कार्यकाल से चला आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि चीन हमारे इस प्रयास को हमारी कमजोरी समझने लगा और वो शुरू से ही भारत के विरुद्ध एक न एक नीतियां अपनाता रहा। अब उसी नीति में चीन का एक अभिन्न नीति है सीमा विवाद। देखिए, भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण कई हैं। पहला तो हम कारण ये जानते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति, क्योंकि चीन का दार्शनिक संतजू था जो आज के 2500 वर्ष पहले था, लगभग कौटिल्य के समकालीन था, 100-200 वर्षों के आगे पीछे रहा होगा। उसने यह कहा कि 100 वर्ग गज जमीन के लिए अगर आपको 100 वर्ष तक संघर्ष करना हो तो आप संघर्ष के द्वारा उस जमीन को हड़पने का प्रयास जरूर करिए और अपनी सीमाओं का विस्तार करिए। संतजू के इसी विचारों से आज भी चीन प्रभावित है और यही कारण है कि भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ चीन ने सीमा विवाद बनाए रखा। आज के डेट में भारत को छोड़ करके चीन ने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने विवाद को समाप्त कर दिया है, सीमा विवाद। भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ सीमा विवाद आज भी बना हुआ है और यह विवाद भारत चीन के संबंधों में आज सबसे बड़ी बाधा के रूप में उभर करके सामने आती है। तो विवाद का कारण है चीन की विस्तारवादी नीति। वह सैन्य हस्तक्षेपों, संघर्षों के सीमा पर संघर्षों के माध्यम से वो भारत के एक बड़े भूभाग को हड़पना चाहता है। तो उसकी विस्तारवादी नीति जो है सीमा विवाद का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, सीमा विवाद के बहाने चीन भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता। अब यहाँ विषय यह है कि जब चीन सभी पड़ोसी देशों के साथ विवाद को समाप्त कर लिया तो भारत के साथ क्यों नहीं विवाद को समाप्त करना चाहता है? देखिए, उसके पीछे एक रहस्य है। रहस्य यह है कि आज भारत भी उभरती हुई आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक शक्ति के रूप में है और भारत का यह जो वैश्विक प्रभाव है चीन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो सीमा विवाद को बना करके भारत को सीमा पर उलझाने का प्रयास करता है, जिससे भारत सीमा पर जब उलझा रहेगा तो उसका हम प्रभाव को कम करने में हमें मदद मिलेगी और भारत का वैश्विक प्रभाव रोका जा सकता है या भारत हमारे दबाव में रहेगा। लेकिन अब भारत 1962 का भारत नहीं है, ये वर्तमान 2023 का भारत है जो चीन के सीमा पर किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने में सक्षम है। चीन इसको अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता है। चीन का प्रयास लंबे समय से है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब 1954 में हमने पंचशील नीति लाई और उसके बाद हमें 1962 के युद्ध का सामना करना पड़ा, ये 1962 के युद्ध का कारण क्या था? सीमा विवाद था? नहीं, मैं नहीं मानता सीमा विवाद था, क्योंकि उस समय पंडित नेहरू के नेतृत्व में तृतीय विश्व के देशों में जो भारत का वैश्विक प्रभाव था उसे चीन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और दूसरा जो मूल कारण था कि चीन में जब सांस्कृतिक क्रांति लाई गई, उस क्रांति के दौरान चीन में ही असंतोष उत्पन्न हो गया सत्ता के प्रति। तो सत्ता के प्रति जो जनता का असंतोष उत्पन्न हुआ, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए और भारत को वैश्विक
स्तर पर एक कमजोर जर्जर राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने चीन ने 1962 में युद्ध किया था भारत पर। आज भी वही सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि आज जिस तरह से भारत का विकसित और विकासशील देशों में हर जगह एक प्रभावशाली भूमिका बढ़ती जा रही है, वैश्विक मंचों पे उसका भूमिका बढ़ती जा रही है, विभिन्न देशों के साथ उसके कोऑपरेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो चीन कहीं न कहीं आज अपने को अलग थलग होता दिखाई दे रहा है। तो चीन नहीं चाहता है कि भारत हमारे सामने हमसे आगे बढ़ सके या भारत का वैश्विक प्रभाव आगे बढ़ सके। तो इसलिए चीन भारत को सीमा विवाद, अगर सीमा विवाद चीन हल कर लेगा तो फिर चीन के पास कोई जवाब नहीं होगा भारत से लड़ने के लिए, कोई बहाना नहीं होगा, इसलिए वो तनाव देना चाहता है। और अक्सर इसी का परिणाम है कि आजकल सीमा पर ज़्यादा तनाव देखा जा रहा। हमारे वर्तमान में कई चक्र के वार्ता के बावजूद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर कोई सकारात्मक प्रभाव या परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। तो पहला तो उसकी विस्तारवादी नीति, दूसरा सीमा विवाद के बहाने चीन भारत को अस्थिर करने का प्रयास, और तीसरा दुर्गम प्राकृतिक सीमा। देखिए भारत और चीन के बीच एक लंबी लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा है, जो प्राकृतिक सीमा है, जो अनेक दर्रों, चोटियों, खाइयों से होके गुजरती है, और इन पर दोनों देश अपना अपना दावा रखते हैं। कभी चीन भ्रम का शिकार होकर के भारतीय सीमा में घुसपैठ कर लेता है, और कभी भारत जो है चीन के क्षेत्र को अपना सीमा मान लेता है। तो इससे कहीं न कहीं हमारे LAC पर लगातार कहीं न कहीं दो देशों के बीच सैनिकों के मध्य संघर्ष या झड़पें देखी जा सकती हैं। अब विषय यह है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो कहाँ कहाँ है। तो सीमा विवाद कहाँ कहाँ है? पहला है मैकमोहन। ये जो मैकमोहन रेखा है ये काफ़ी विवादास्पद बन गया है। देखिए इसको थोड़ा हम विस्तार से समझें। पहली बात तो जान लीजिए कि ये मैकमोहन रेखा न केवल अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन को अलग करता है, अपितु यह रेखा म्यांमार और चीन को अलग करता है। चीन म्यांमार को अलग करने वाली मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा मानता है, लेकिन भारत को अलग करने वाली मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा नहीं मानता है। तो उसका कारण यही है कि चीन नहीं चाहता है कि हम सीमा विवाद को समाप्त कर दें, तो इसलिए मैकमोहन रेखा को विवादास्पद मानता है। अब ये मैकमोहन है कौन? ये एक ब्रिटिश अंग्रेज थे जो कार्टोग्राफर थे, और 1914 में शिमला में बैठ करके सीमा का निर्धारण किया था। और जिस समय निर्धारण किया था वो एक तरफा निर्धारण था। चीन का कहना है कि निर्धारण के समय चीन का कोई पक्ष, कोई समझौता, कोई सहमति बिना लिए भारत ने, ब्रिटिश सरकार ने ये सीमा का निर्धारण करता है, और इसे मैं नहीं मानता हूँ। अब इसके बहाने वो 90,000 वर्ग किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश का है वो अपना हिस्सा मानता है, और कहता है ये संपूर्ण क्षेत्र तिब्बतियन प्लेट का भाग है, और ये कहीं न कहीं ये हमारा भूभाग है। अब चीन जो आधार देता है वो आधार आज स्वीकार नहीं है। अब मान लीजिए कि आपका श्रीलंका है, वो गोंडवानालैंड का एक छोटा सा पार्ट है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग भी गोंडवानालैंड का पार्ट है। अब इस आधार पे हम थोड़ा कह सकते हैं कि श्रीलंका हमको मिलना चाहिए, तो ये चीन का कोई आधार नहीं है कि वो तिब्बतियन प्लेट का हिस्सा है इसलिए हमें मिलना चाहिए। दूसरा निर्जातीय आधार, सांस्कृतिक आधार पर वो भी अपना दावा प्रस्तुत करता। तो ऐसे तो निर्जातीय और सांस्कृतिक आधार पर पूरी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में कहीं कहीं काफ़ी कुछ समानताएं देखी जाती हैं, तो ये चीन का कोई आधार नहीं बनता है। चीन अनावश्यक तरीके से मैकमोहन रेखा पर एक लंबे समय से अपना दावा प्रस्तुत करता है, जबकि संपूर्ण भाग पर भारत का अधिकार है, और भारत चीन के इस दावे को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। तो ये जो मैकमोहन रेखा है, ये जो क्षेत्र है ये विवादास्पद क्षेत्र। आए दिन चीन के सैनिक घुसपैठ करते हैं और भारतीय सेना उसका माकूल जवाब भी उनको देती है। दूसरा जो है हमारा ये तवांग है। ये तवांग घाटी है। तवांग घाटी जो है हिमालय में स्थित सबसे ऊंची घाटी है, और ये घाटी दो क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। पहला कि हिमालय में सबसे ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सामरिक रूप से, सैन्य दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दूसरा कि यह तिब्बतियों का जो है लहासा के बाद है, या हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो तिब्बतियों का कैंप, उसके बाद सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। और चीन जो है इससे हमेशा अलर्ट रहता है।
उसे शंका रहती है कि तवांग में बैठे तिब्बती कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो इसलिए वो तवांग को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता। यद्यपि तवांग भारत के अभिन्न भाग के रूप में है, भारत चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज करता, अस्वीकार करता है। अब यह है कि चीन तवांग पे कब्जा करके अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहता, भू राजनीतिक लाभ लेना चाहता है, भू सामरिक लाभ लेना चाहता है। उसको पता है कि अगर हमारे सेना यहाँ पर तैनात हो जाएंगे तो हम अन्य क्षेत्रों पर भारतीय सेना को नियंत्रित करने में सफल होंगे। उसी तरह से जैसे कारगिल युद्ध पर टॉप पर पाकिस्तानी सैनिक थे और नीचे हमारे सैनिक थे, लेकिन हमारे सैनिकों की बहादुरता थी कि हम तुरलिंग की चढ़ाई पर करने में सफल रहे। तो कहीं न कहीं तमाम भू राजनीतिक और भू सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और चीन इस पर अपना अधिकार करना चाहता है और भारत इसको कभी किसी हालत में चीन को देने के लिए स्वीकार नहीं होगा। तो दूसरा तवांग है। तीसरा काला पानी है। ये देखिए काला पानी जो है ये ट्रायंगल पे है, एक प्रकार से हमारे उत्तराखंड, नेपाल और चीन के मध्य है। अब नेपाल भी अपना इसे क्षेत्र मानता है, चीन भी अपना दावा प्रस्तुत करता है और भारत के प्रभाव क्षेत्र में है भी। अब चीन को इस दावे को भारत क्या करता है, पूरी तरह से अस्वीकार करता है। दूसरा है ये हमारा बाराहोती जो 1600 वर्ग किलोमीटर में है। अब ये बाराहोती उत्तराखंड के चमोली जनपद में एक सुंदर घाटी है, एक प्रकार से काफ़ी पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चीन इस घाटी पर भी अपना दावा प्रस्तुत करता है। आए दिन चीन के सैनिक बाराहोती घाटी में प्रवेश करते हैं। वहाँ के जो भेड़ बकरी चराने वाले हैं, वहाँ के जो लोग स्थानीय लोग, उनको हटाने का प्रयास करता है और लंबे समय तक हम हटते रहे। लेकिन आज के डेट में अब वो भारत नहीं है कि चीन के सैनिकों के घुसपैठ करने से हम वहाँ पर चुप रहेंगे। अब हम वहाँ पर काफ़ी कुछ नियंत्रण करने में सफल है। तो बाराहोती भी एक बड़ा विवाद का विषय रहा है और आज भी भारत और चीन के बीच विवाद का विषय है। दूसरा जो पेनांग झील है, ये पेनांग झील, अब इसमें भारत और चीन के बीच पहले ही समझौता हो चुका था। इस झील का 70% अधिकार चीन के क्षेत्र में है और 30% भारत के क्षेत्र में है। अब चीन इस संपूर्ण झील पर अपना एकाधिकार प्राप्त करना चाहता है और जो भारत को स्वीकार्य नहीं है। चौथा जो पांचवा पॉइंट महत्वपूर्ण है हमारा लद्दाख, ये लगभग 36 लाख वर्ग किलोमीटर में है, 36 लाख वर्ग किलोमीटर में है और ये इसे हम पूर्वी लद्दाख के रूप में जानते हैं। ये शुष्क क्षेत्र है, डेजर्ट क्षेत्र है और जब जम्मू कश्मीर का भारत रियासत का भारत में विलय हुआ था तो लद्दाख भी जम्मू कश्मीर रियासत का अभिन्न अंग था। लेकिन आज ये चीन के प्रभाव क्षेत्र में है, वो चीन के कारण नहीं, वो हमारे अदूरदर्शी नीतियों के कारण। क्योंकि एक तरफ चीन 1954 में पंचशील समझौता करता है और दूसरी तरफ चीन उस समझौते का उल्लंघन करके तिब्बत में 1958 में सैन्य हस्तक्षेप करता है और वह हस्तक्षेप बढ़कर के लद्दाख में भी प्रवेश कर जाता है। जब चीन के सेना या वहाँ के लोग लद्दाख में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहे थे उस समय पंडित नेहरू उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। वहाँ कहा कि दूब घास भी नहीं जमती है, वहाँ पर अनावश्यक विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। और उसका दुष्प्रभाव ये रहा कि धीरे धीरे चीन लद्दाख पर, अपना पूर्वी लद्दाख पर अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया। और 1962 में जो युद्ध हुआ उस युद्ध में तो चीन ने भारत के बहुत से बिजी क्षेत्रों को तो छोड़ दिया, लेकिन लद्दाख को छोड़ने से मना कर दिया। यद्यपि अगर हम उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाले होते तो लद्दाख भी आज हमारा अभिन्न हिस्सा होता, आज गलवान जैसी घटना न होती और कहीं न कहीं हमारी नीतियां जो कमज़ोर थी, आदर्शवादी नीतियां थी और हमने एक समझौते के रास्ते पे आया और हमने एक बड़ा भूभाग छोड़ा। देखिए कि बता दें आपको कि चीन आज भी संतजू के नीतियों पर आगे चलता, उसे फॉलो करता है, अपनी सीमा विस्तार में लगा हुआ है। लेकिन हम आचार्य कौटिल्य की नीतियों को क्या किए, भूल गए। तो इसलिए चीन ने अपनी सीमा का विस्तार करने में सफल रहा और भारत की सीमाएं संकुचित हुई क्योंकि हमने कौटिल्य की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाया। कौटिल्य की नीति हमेशा यथार्थवादी नीतियों पर रही, लेकिन भारत एक लंबे समय तक चीन के साथ आदर्शवादी नीतियों पर चलता रहा। उस आदर्शवादी नीति का परिणाम है कि आज जगह जगह भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दिखाई देता है। देखिए जो सीमा विवाद के ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ये भारत और चीन के बीच विवाद का कारण रहा। अब विषय ये है, प्रारंभ में तो चीन ने युद्ध के द्वारा या सैन्य हस्तक्षेप, सैनिक गतिविधियों के माध्यम से
सीमा विवाद को हल करने का प्रयास किया, लेकिन जब भारत ने अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और चीन ने भी उदारीवादी लाकर के अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया, तो उसे लगा कि हम भारत के साथ सीमा विवादों को युद्ध के द्वारा न होकर के राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा हल करने का प्रयास किया। यद्यपि वह प्रयास, उसका दिखावा पहले भी था और आज भी रहा। चीन भारत के साथ संबंध को सामान्य बनाने का प्रयास किया। उस प्रयास में 1988 में राजीव गांधी जी का चीन की यात्रा हुई। उस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने यह तय किया कि सीमा पर शांति बनाए रखी जाएगी, सीमा पर किसी प्रकार की सैनिक गतिविधियाँ, सैनिक तनाव नहीं बढ़ने दिया जाएगा और सीमा विवाद को वार्ता के माध्यम से, राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा, शांतिपूर्ण प्रयासों के द्वारा हल किया जाएगा। अच्छी बात थी। तो इसके लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन हुआ, संयुक्त कार्यदल का गठन हुआ और इस गठन के हो जाने से दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर पर, टॉप प्रतिनिधि स्तर पर प्रत्येक 6 महीने पर एक बार भारत में, एक बार चीन में जो सीमा विवाद को हल करने के लिए मसौदे विकसित किए गए और रणनीतियाँ बनाई गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम एक लंबी वार्ता 88 से लेकर आज तक सीमा विवाद को हल करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सीमा विवाद सुलझाने के बजाय सीमा विवाद उलझता गया। प्रारंभ में भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद था वो गंभीर विवाद केवल मैकमोहन रेखा को था और अक्साई चीन को था, न तवांग का था, न काला पानी का था, न बाराहोती का था। एक तरफ हम चीन के साथ मिल करके सीमा विवाद को हल करने का प्रयास किए और चीन नित नए सीमा विवादों को जन्म देते गया। इससे सीमा विवाद हल करने के बजाय उलझता गया। अब इसमें चीन की तो जो मंशा थी, हमने उस मंशा को समझा जरूर, लेकिन उस तरह से नीति नहीं अपनाई जिसके कारण पहले 2 विवाद था, अब संपूर्ण LAC क्या है, विवादित क्षेत्र हो गया। पहले घुसपैठ लद्दाख और मैकमोहन रेखा पर होती थी अरुणाचल प्रदेश में, अब हिमाचल और उत्तराखंड, सिक्किम में घुसपैठ हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो सीमा विवाद है वो चीन के उस नीति का प्रभाव है और भारत की कहीं कहीं एक भ्रम की जो स्थिति थी, आदर्शवादी नीति थी, जिसके कारण हम चीन को कभी माकूल जवाब नहीं दे सकते। हम खुद दोहरी नीति अपनाते हैं। हम एक तरफ पाकिस्तान से कहते हैं कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हम आपसे कोई वार्ता नहीं करते, तो वार्ता नहीं हो रही है, तनाव बना हुआ है। आज वक्त आ गया है कि हमें चीन से 2 टूक समझा देना चाहिए कि जब तक आप सीमा विवाद पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करते हैं तब तक हम आपके साथ कोई वार्ता नहीं करेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि सीमा विवाद को बनाए रखिए, उसको परे रखिए और हम चीन के साथ अपने वार्ताओं को, क्रम को जारी रखें। देखिए, हम ये मानते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और शांति का कोई विकल्प नहीं है। ये बात बहुत ही सत्य है, लेकिन ये बात वन साइडेड नहीं होती है। ये बात दोनों राष्ट्रों को समझना होगा। आज दोनों देश नाभिकीय हथियारों से युक्त हैं, विश्व के उभरते हुए आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक शक्ति हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को अगर हम सैन्य उपायों के द्वारा हल करें तो दोनों देशों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये दोनों देश अच्छी तरह से जानते हैं। आज भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो चीन के किसी भी हमले का जवाब कायदे से दे सकता है। ये चीन भी जानता है, लेकिन इस जानने के बावजूद वो सीमा विवाद को हल करने की इच्छुक नहीं है। और उसका मुझे जो लगता है कि हल करने का, ना हल करने का एकमात्र कारण है कि सीमा विवाद के बहाने वो भारत को दक्षिण एशिया तक सीमित रखना चाहता है, भारत पर एक मानसिक तनाव पैदा करना चाहता है, जिससे भारत चीन के हितों के विरुद्ध कार्य न कर सके। इसीलिए वो भारत के साथ सीमा विवाद को हल करने का इच्छुक नहीं दिखाई देता है। अभी गलवान घाटी के बाद कई राउंड का वार्ता हुआ, लेकिन चीन टस से मस नहीं हो रहा। तो अब समय आ गया है कि हम चीन को उसी तरह से भाषा में जवाब दें जैसा वो चाहता है, और हमें अपने बातों पे अडिग होना चाहिए और चीन से कहना चाहिए कि हम अब जो, जैसे आप कहते हैं ना कि वार्ता कश्मीर पे नहीं होगी, वार्ता POK पे होगी, तो हमें भी चीन से कहना चाहिए कि मैकमोहन तो हमारा है ही, बाराहोती हमारे कब्जे में है, तवांग भी हमारे कब्जे में। अब ये तुम बताओ लद्दाख कब छोड़ रहे हो, तिब्बत कब छोड़ रहे हो? हमें तिब्बत पे अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जब समझौता हुआ था तिब्बत पर, तो हमने तिब्बत पर चीन की स्वायत्तता को स्वीकार कुछ शर्तों के साथ किया था और चीन ने इस पर हस्ताक्षर किया था कि हम इस शर्तों को मानेंगे, लेकिन चीन ने उस शर्त को स्वीकार नहीं किया। तो अगर हम
नाले में धाला लाने का प्रयास करेंगे। अब कुछ लोग ये कहेंगे ऐसा संभव नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सब कुछ संभव है, बस प्रयास होना चाहिए, और वो प्रयास आज के डेट में भारत को प्रयास करने में पूरी तरह से हमें लगता है कि सक्षम दिखाई दे रहा है। चीन जिस तरह से डोकलाम विवाद, दौलत ओल्डी विवाद, गलवान विवाद, इस विगत 10 वर्षों के अंदर जिस तरह से बड़े बड़े विवाद पैदा करके सीमा पर युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए, इसका जिम्मेदार भारत नहीं है। भारत तो हमेशा शांति का पक्षधर रहा। भारत तो हमेशा चीन के साथ वार्ता के माध्यम से अपने समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। लेकिन जब से चीन में शी जिनपिंग की नीतियाँ लागू हुई और शी जिनपिंग एक प्रकार से माओ त्से-तुंग के नीतियों को आगे बढ़ाते हुए वो अपने विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भारत और चीन के बीच शुभ संबंधों में शुभ संकेत नहीं है। सीमा विवाद भारत और चीन के बीच आज तनाव का मूल कारण है, और उसका मैं जो समझता हूँ वो यही कारण है कि जैसे पंडित नेहरू के युग में भारत का प्रभाव तृतीय विश्व के देशों में आगे रहा और इस प्रभाव को स्वीकार नहीं कर पाया तो चीन भारत पे हमला कर दिया, वैसे ही मेरा मानना है कि आज भारत का जैसे वैश्विक स्तर पर जो प्रभाव विस्तारित हो रहा है उसे आज चीन स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और इसलिए चीन ये मानता है कि अगर हम सीमा विवाद को बनाए रखेंगे तो भारत को उलझाने का प्रयास करेंगे, भारत को अस्थिर करेंगे, भारत कभी हमारे हितों के विरुद्ध नहीं जा सकता। और यही कारण है कि भारत के तमाम प्रयासों के बावजूद जो है चीन भारत के साथ सीमा विवाद को हल करने में कोई एक सकारात्मक नीति नहीं अपना पा रहा। तो आवश्यकता है इस बात की कि हमें अपनी सीमा पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, और जो भी सक्षम उपाय हैं उसे बनाए रखना चाहिए, और चीन को एक कड़ा मैसेज देना चाहिए कि हम न मैकमोहन पे बात करेंगे न हम किसी भी बात करेंगे। जो क्षेत्र आपने मेरा कब्जा किया है आप उसे छोड़िए, आपको छोड़ना होगा, तभी भारत और चीन के संबंध बेहतर हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो भारत का वैश्विक प्रभाव है, जो आज भारत की परचेजिंग पावर है, जो आज भारत की मार्केट है, जो आज भारत की क्षमता है, उसे इग्नोर चीन नहीं कर पाएगा। मेरा ये भी मानना है, मैं ये भी मानता हूँ कि हम बहुत कुछ चीन पर भी निर्भर हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपनी निर्भरता भी कम कर रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ सद्बुद्धि चीन को आएगी और वह सीमा विवाद के लिए एक सकारात्मक पहल कर सकता है, क्योंकि भारत और चीन एशिया के दो उभरते हुए वैश्विक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों देशों के बीच शांति का बना रहना दोनों देशों के हित में है। और सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने से न केवल भारत और चीन के बीच शांति, स्थिरता, सुरक्षा, विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगर भारत और चीन के संबंध बेहतर हों तो इसका वैश्विक शांति, स्थिरता, सुरक्षा पर एक अनुकूल प्रभाव बढ़ेगा। तो मैं तो एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, और मेरा मानना है कि भारत और चीन के बीच आज नहीं कल कभी संबंध बेहतर हो सकते हैं, तो सीमा विवाद सहित सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज का टॉपिक यही रहा, और फिर हम नेक्स्ट डे कोई एक अन्य टॉपिक पे आएंगे। देखिए, ये टॉपिक जो है मुझे लगता है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में देखा जा सकता है, और इस पर आपकी एक अच्छी सोच होनी चाहिए, और जैसा कि बताया गया उसके अनुसार आप और उसमें कुछ ऐड करके एक बेहतर कॉन्सेप्ट विकसित कर सकते हैं, अच्छा लेखन कार्य बढ़ा सकते हैं। जय हिंद। और